Hello students, welcome back. In today's lecture, we will discuss about internal structure of anther, then structure of microsporangium and microsporogenesis. So first, we are going to discuss about the internal structure of anther. So अब मेनली एंथर जो है वो स्टेमन का अपर मोस्ट पार्ट है जिसका मेन फंक्शन जो है वो है पॉलिन ग्रेन प्रोड्यूस करना। अब मेनली ऑलमोस्ट जितनी भी एंजियोस्पर्म हैं उनके एंथर का अगर हम क्रॉस सेक्शन लें तो उसमें हमें दो लॉब्स देखने को मिलते हैं। सो उस एंथर को हम बाइलॉब्ड एंथर बोलते हैं और उसका जो हर लॉब है उसमें वापस से 2 थिका प्रेजेंट होते हैं, यानी कि टोटल एक एंथर में 4 थिका प्रेजेंट होते हैं और लॉब्स जो है वो 2 होते हैं। सो यहाँ पे एक लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव होती हैं जो कि सारे थिका को सेपरेट करती हैं। सो द एंथर ऑफ एंजियोस्पर्म इज मेनली बाइलोब्ड और डायथिकस। तो इस तरह से जो एंजियोस्पर्म का एंथर है वो मेनली 4 साइडेड यानी कि टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है विच कंसिस्ट फॉर माइक्रोस्पोरेंजिया। आप यहाँ पे जो बीच में राउंड देख रहे हो 4, 1, 2, 3 और 4, तो ये सारे जो है वो है पॉलन सैक। तो यहाँ पे इनिशियली ये माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं जो कि डेवलप होके उनमें से पॉलन सैक प्रोड्यूस होते हैं और ये पॉलन सैक जो है उसे हम पॉलन बैग भी बोलते हैं क्योंकि उसमें मेनली पॉलन ग्रेन जो है वो होती है और ये पॉलन ग्रेन जो है वो मेल गैमेट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि मेल गैमेट जो है वो इस पॉलन ग्रेन में से जनरेट होंगे। तो इस तरह से मेनली जितने भी एंजियोस्पर्म हैं उनका एंथर जो है वो बाइलोब्ड और डायथिकस स्ट्रक्चर है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अब हमने आगे देखा कि हर एक एंथर जो है उसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे आप ये जो राउंड्स देख रहे हो तो ये राउंड जो है वो है माइक्रोस्पोरेंजियम। अब हम माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर की बात करें तो मेनली माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो क्या है, तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ यंग एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस सेल विच इज़ नोन एज स्पोरोजीनस टिश्यू। यानी कि यहाँ पे ये जो मिडिल पोर्शन है ये वाला उसमें मेनली सेल्स जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसकी वजह से इस टिश्यू को हम बोलेंगे स्पोरोजीनस टिश्यू। तो यहाँ पे हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम जो है उसके सराउंडिंग 4 लेयर्स होते हैं। उसमें सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है उसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस, देन सेकंड लेयर एंडोथेसियम, देन मिडिल लेयर्स एंड द इनरमोस्ट लेयर दैट इज टेपिडम। अब हम इसकी डिटेल में बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है, यानी कि जो अभी मैं इंडिकेट कर रही हूँ ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जिसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस। तो मेनली एपिडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है, यानी कि एपिडर्मिस का सिर्फ एक ही लेयर माइक्रोस्पोरेंजियम के सराउंडिंग होता है और जो एपिडर्मिस है उसमें मेनली फ्लैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि उसके सेल जो है वो फ्लैट है। देन उसके बाद सेकंड कवर जो है वो होगा एंडोथेसियम, यानी कि सेकंड लेयर जो है
उसे हम बोलेंगे एंडोथेसियम। अब ये जो एंडोथेसियम है उसका भी सिंगल लेयर ही होगा और उसके जो सेल है वो मेनली रेडियल सेल्स होंगे। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि जो एंडोथेसियम के सेल है वो रेडियली अरेंज्ड होंगे। देन द थर्ड लेयर इज मिडल लेयर एंड द मिडल लेयर्स आर ऑफ 2 to 3 लेयर्स, यानी कि इसमें 2 या फिर 3 लेयर तक उसकी थिकनेस होती है। देन दी इनरमोस्ट लेयर, यानी कि ये वाला जो लेयर है उसे हम बोलते हैं टैपेटम, जो कि एक न्यूट्रिटिव लेयर है। और ये जो सराउंडिंग या फिर जो बीच में जो सारे जो सेल हैं उसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC। तो ये MMC जो है उसमें से इन फ्यूचर पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होती हैं। अब हम हर एक लेयर जो है उसका मेन फंक्शन देखें तो यहाँ पे अगर हम सबसे आउटर मोस्ट लेयर यानी कि एपिडर्मिस की बात करें तो एपिडर्मिस जो है वो एक तरह का प्रोटेक्टिव लेयर है, यानी कि उसका मेन फंक्शन जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम को प्रोटेक्ट करना है। देन द सेकंड इज एंडोथेसियम। वो और ये जो मिडल लेयर है ये दोनों मेनली एंथर के डिसेशन में, यानी कि जब पोलन ग्रेन सिंथेसाइज हो जाती है उसके बाद एंथर जो बर्स्ट होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसेशन ऑफ एंथर। तो इसमें ये दोनों लेयर एंडोथेसियम और मिडिल लेयर जो है वो उसमें हेल्प करते हैं। देन दी सेकंड लेयर इज टैपेटम। तो हमने पहले भी बात की कि टैपेटम जो है वो एक न्यूट्रिटिव लेयर है, यानी कि जब माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है यानी कि MMC उनमें से जब पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होगी तब उसके लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो मेनली इस टैपेटम में से मिलते हैं, इसलिए हम टैपेटम जो है उसे न्यूट्रिटिव लेयर भी बोलते हैं। अब मेनली टैपेटम के जो सेल्स हैं उसकी हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो उनका जो साइटोप्लाज्म है वो थोड़ा डेंस होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। देन इट हैज़ 1 और मोर न्यूक्लियस, यानी कि एक सेल जो है उसमें 1 और 2 न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सपोज अब यहाँ पे हम टैपेटम की 3 सेल्स ड्रॉ कर रहे हैं तो अब बाय चांस ये दोनों सेल के बीच में ये जो वॉल है अगर वो वॉल ब्रेक होगी तो उसकी वजह से ये दोनों एक ही सेल बन जाएंगे और फिर इस एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होंगी। सो इस तरह से टैपेटम के जो सेल है उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकते हैं क्योंकि इसमें साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है, यानी कि दोनों के साइटोप्लाज्म जो है वो फ्यूज होंगे, लेकिन ये जो दोनों न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस कंबाइन नहीं होंगे। तो इस तरह से टैपेटम जो है उसकी मेन फंक्शन जो है इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू दी डिवाइडिंग और डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। Then the second major important function is it produce an enzyme known as catalase। तो अब यहाँ पे जब पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होती है तो पॉलन ग्रेन जो है वो सिंगल सेल सेपरेट नहीं होते, उसमें 4 पॉलन ग्रेन जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट होती है। तो अब ये जो हमारे पास पॉलन टेट्राड है उसमें से पॉलन ग्रेन रिलीज़ करने के लिए एक एंजाइम चाहिए जो कि है
कैलेज एंजाइम जो टेपेटम में से प्रोड्यूस होता है। अब जो यंग एंथर है उसमें मेनली क्या होता है कि उसकी जो मिडिल पोर्शन है उसमें मेनली बहुत सारे होमोजीनस सेल अरेंज्ड होते हैं जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। तो ये है कनेक्टिव टिश्यू। और हर एक थिका जो है उसकी सेंटर में एक पॉलन बैग या फिर जिसे हम माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोलते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो मेनली 4 लेयर एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टेपेटम से कवर होते हैं। और इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पॉलन ग्रेन जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब हम एंथर का क्रॉस सेक्शन लेके माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यानी कि सबसे पहले ये 4 थिका जो हर एक एंजियोस्पर्म की मेन कैरेक्टर है, और देन उसके अंदर जो है ये वो होगी पॉलन बैग या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसके अंदर जो है वो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगी। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो। अब जैसे ही ये एंथर मैच्योर होगा और उसमें से पॉलन ग्रेन का प्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट होगा, तब यहाँ से एंथर जो है वो डिसेस होगा और इसमें से पॉलन ग्रेन जो है वो बाहर रिलीज होगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यानी कि हमारे पास जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं MMC जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम में प्रेजेंट है, उनमें से पॉलन ग्रेन या फिर माइक्रोस्पोर जो है वो प्रोड्यूस कैसे होते हैं। यहाँ पे माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन दोनों एक ही हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ये हमारे पास MMC है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब इसकी हम क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो ये MMC जो है वो डिप्लॉइड सेल है, यानी कि इसमें 2n क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट जो है वो मियोसिस 1 होगा, यानी कि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो है वो 2n में से n होंगे, और ये जो सिंगल न्यूक्लियस है उसमें से 2 न्यूक्लियस जनरेट होंगे, और वापस से ये दोनों सेल जो है जो कि बाय मियोसिस 1 फॉर्म हुए हैं वो अब एंटर होंगे मियोसिस 2 में। अब मियोसिस 2 जो है वो मेनली इक्वेशनल डिवीज़न टाइप है, यानी कि इसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो n ही रहेंगे, और इस तरह से हमें 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो है वो मिलेंगे। और अब ये जो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई प्रोड्यूस हुए हैं उसमें से अब जनरेट होंगी पॉलन टेट्राड, यानी कि बंच ऑफ 4 सेल। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास सिंगल सेल है जिसके पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। देन उसका फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न होगा और उसमें से हमें 2 न्यूक्लियस मिलेंगे। देन सेकंड मियोटिक डिवीज़न, उसके बाद हमें 4 न्यूक्लियस मिलेंगे। तो यहाँ पे ये इनिशियली जो सेल फॉर्म होगा उसमें मेनली ये चारों सेल जो है वो पहले एक दूसरे से अटैच होंगे। तो ये जो 4 पॉलन ग्रेन या फिर 4 माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस हुए हैं, अब ये जो माइक्रोस्पोर हैं उसका जो 4 सेल का बंच है उसे हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड और पॉलन टेट्राड। अब जैसे ही पॉलन ग्रेन जो है वो मैच्योर होगी और उसके साथ एंथर भी मैच्योर होगा, देन आफ्टर जनरेशन ऑफ पॉलन टेट्राड द एंथर विल बी डिसेस्ड, और उसमें से ये जो 4 पॉलन ग्रेन है वो एक दूसरे से
रिलीज होगी। तो इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ pollen grain from microspore mother cell is known as microsporogenesis. Now we are discussing the structure of pollen grain. So कभी हम कोई गार्डन में जाते हैं तो जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसमें से अगर हम अपना हाथ जो है वो घुमाते हैं तो हमारे हाथ पे कुछ पाउडरी स्ट्रक्चर आ जाता है। तो वो जो पाउडरी सब्सटेंस है वो है मेनली pollen grain एंड दिस pollen grain रिप्रेजेंट दी मेल गैमेटोफाइट। यानी कि जैसे ही pollen grain प्रोड्यूस हुई तो उस प्लांट में गैमेटोफाइट फेज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब ये pollen grain जो है उसके हम शेप की बात करें तो वो स्फेरिकल, राउंड इस तरह के शेप में होती हैं और उसकी जो साइज़ है वो मेनली 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर उतनी साइज़ होती हैं। और उसकी जो सरफेस है वो either स्मूथ और उसके ऊपर जो है वो कुछ प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर की वजह से उसकी सरफेस जो है वो रफ भी होती है। तो pollen grain इज either स्मूथ और रफ सरफेस। सो मेनली pollen grain के स्ट्रक्चर की बात करें तो pollen grain की हम पहले वॉल की बात करें तो pollen grain की वॉल जो है वो मेनली दो वॉल होती है। एक है एक्साइन। तो ये एक्साइन जो है वो एक आउटर मोस्ट लेयर है। यानी कि pollen grain में जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे हम बोलते हैं स्पोरो एक्साइन। और ये जो एक्साइन है वो मेनली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नोन एज स्पोरोपोलिनिन उससे बना हुआ होता है। अब ये जो स्पोरोपोलिनिन है इट कैन विथस्टैंड हायर टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग एसिड्स और एल्कली। और इस स्पोरोपोलिनिन के बारे में माना जाता है कि अब भी इसी वर्ल्ड में ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं है जो कि स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड कर सके। अब ये जो स्पोरोपोलिनिन है उसका एक कंटिन्यूस लेयर नहीं होता, लेकिन बीच बीच में इस तरह से कुछ जगह पे स्पोरोपोलिनिन जो है वो एब्सेंट होता है। यानी कि अब जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है तो वहाँ पे एक पोर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो ये जो पोर फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं जर्म पोर। तो ये जर्म पोर जो है वो pollen grain के जर्मिनेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अब pollen grain के जर्मिनेशन में क्या होता है तो ये जो pollen grain है उसका इनर लेयर जो है वो एक ट्यूब के थ्रू बाहर आता है। तो अब ये ट्यूब जो है वो स्पोरोपोलिनिन का ये जो लेयर है उसे क्रॉस नहीं कर सकती। तो ये जो ट्यूब है वो मेनली यहाँ पे जो जर्म पोल है या फिर जिसे जर्म पोर भी बोलते हैं उसमें से बाहर आती है और इस तरह से pollen grain जो है उसका जर्मिनेशन भी होता है। अब हम इनर लेयर की बात करें तो इनर लेयर को हम बोलते हैं एंटाइन। और ये जो एंटाइन है वो मेनली सेल्यूलोज और पैकिटीन सब्सटेंस है उससे फॉर्म होता है। तो इसका बाहर का जो आउटर मोस्ट थिक लेयर है जो कि स्पोरोपोलिनिन से फॉर्म है जिसे हम एक्साइन बोलते हैं, उसकी वजह से pollen grain जो है उसकी फॉसिल्स भी फॉर्म होती हैं। तो इस तरह से ये एक्साइन जो है वो एक तरह का प्रोटेक्टिव लेयर है फॉर दी pollen grain। अब pollen grain जो है वो उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और पूरी जो pollen grain है वो मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है और उसके अंदर जो है वो इनिशियली सिंगल न्यूक्लियस होता है और वो न्यूक्लियस
डिवाइड होके 2 सेल फॉर्म करते हैं। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हो 2 न्यूक्लियाई जो है वो फॉर्म हुए हैं। तो यहाँ पे जो लार्ज सेल फॉर्म होता है, तो ये जो लार्ज सेल है उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, और ये जो स्मॉल सेल है उसे हम बोलते हैं जनरेटिव सेल। अब प्लांट जो है वो पॉलन ग्रेन श्रेड कब करते हैं, यानी कि एंथर में से पॉलन ग्रेन रिलीज होगी तब उसमें आइदर 2 सेल और 3 सेल जो है वो प्रेजेंट होंगे। अब मेनली जो 60% एंजियोस्पर्म है उसमें जब पॉलन ग्रेन श्रेड होती है तब उसमें 2 सेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये 2 सेल में जो लार्ज सेल है वो है वेजिटेटिव सेल, और जो स्मॉल सेल है वो है जनरेटिव सेल। और बाकी के जो 40% एंजियोस्पर्म है उसमें पॉलन ग्रेन 3 सेल स्ट्रक्चर में रिलीज होती है। यानी कि अब ये 3 सेल कैसे फॉर्म होते हैं, तो हमारे पास ये जो भी जनरेटिव सेल है, तो ये जनरेटिव सेल जो है वो डिवाइड होके 2 स्पर्म सेल्स बनाते हैं। तो इस तरह से टोटल 2 स्पर्म सेल एंड 1 वेजिटेटिव न्यूक्लियस। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 3 सेल जो है वो एक पॉलन ग्रेन में होंगे। तो इस तरह से पॉलन ग्रेन जो है वो इधर 2 सेल्ड होगी और 3 सेल्ड भी हो सकती है।